उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सोचते सोचते अचानक इसके जहन में ख्याल आया और वो चौंक पड़ा। उसकी आंखों में एक पूरी इसरार सी चमक लहराई और उसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया। इसने नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। यस ऑपरेटर, फॉरेन कॉल। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी, X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर। इस बार ऑपरेटर का लहजा बुखलाया हुआ था। ऑपरेटर, एमरजेंसी कॉल फॉर नागालैंड इंटरनेशनल वेदर रिसर्च लेबॉर्ट्री, टॉप सीक्रेट। इमरान ने उसे कॉल के मुतालिक बताया। होल्ड फॉर 1 मिनट सर। ऑपरेटर ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया और इमरान इंतज़ार करने लगा। नागालैंड में उसका बेहतरीन दोस्त निकलस एक साइंसदान था। उसे याद आ गया था कि निकलस किसी मौसमी रिसर्च लेबॉर्ट्री में काम करता है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कायम की गई है। उसने सोचा कि शायद वो इस मसले पर रोशनी डाल सके। 1 मिनट से पहले राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ उभरी, रिसेप्शनिस्ट इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री नागालैंड स्पीकिंग। डॉक्टर निकलसन से बात कराओ फौरन, मैं पाकिशिया से बोल रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई वकार से कहा, आप कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने सवाल किया, तुम डॉक्टर निकलसन से बात कराओ, मेरे नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इमरान ने उसे कदरे डांटते हुए कहा, ओके सर, होल्ड फॉर 1 मिनट। दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने कदरे झुंझलाते हुए लहजे में जवाब दिया और चंद लम्हों बाद एक बावकार आवाज़ पहुंची, यस डॉक्टर निकलसन स्पीकिंग। इमरान ने को ऑपरेटर को टॉप सीक्रेट कह दिया था। उसे इल्म था कि अब ऑपरेटर इसकी कॉल नहीं सुनेगी, मगर फिर भी एहतियात के तौर पर उसने बतौर X2 डॉक्टर निकलसन से मुखातिब होकर कहा, डॉक्टर अली इमरान से बात कीजिए। अली इमरान, डॉक्टर निकलसन ने कुछ सोचते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे इमरान अपनी असल आवाज़ में बोल पड़ा, हेलो डॉक्टर निकलसन, मैं पाकिशिया से अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। सुनाओ, तुम्हारी महबूबा फ्लोरा का क्या हुआ? कहीं उसे चीचक तो नहीं निकल आई? इमरान ने अपने मखसूस शगुफ्ता लहजे में कहा। फ्लोरा का हवाला इसने निकलसन को याद दिलाने के लिए दिया था। ऑक्सफोर्ड में निकलसन की एक महबूबा थी जिसके दिमाग में हर वक्त ये सिंक सवार रहती थी कि कहीं उसे चीचक ना निकल आए और उसका चेहरा बदनुमा ना हो जाए। हवाला कामयाब रहा। डॉक्टर निकलसन को इमरान की बात पर सब कुछ याद आ गया। अरे मसखरे की औलाद, तुम इतनी मुद्दत के बाद आज कहाँ से टपक पड़े? डॉक्टर निकलसन ने इंतहाई बेतकल्फाना लहजे में जवाब दिया, होश में रहकर बात करो डॉक्टर। अगर डैडी को पता चल गया तो तुमने उन्हें मस्खरा कहा है तो वो तुम्हें नागालैंड आकर शूट कर देंगे। हाँ, और मैं अभी नहीं टपका, मुझे शजरे हयात से टपकते हुए 35 साल हो चुके हैं। इमरान ने भी बड़े खुशगवार लहजे में कहा, अच्छा टपके साहब, ये बतलाओ कि कैसे याद किया और क्या कर रहे हो वहाँ पर? सड़कें नाप रहे होगे। तुम जैसे मस्खरे को भला किसने नौकरी देनी है? डॉक्टर निकलसन ने हंसते हुए कहा, तुम तो यार कोई नचूमी हो, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं सड़कें नाप रहा हूँ? इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा, अच्छा अब जल्दी से मुझे वो कलाम बताओ जिसके लिए फ़ोन किया है। फ़ौरन कॉल है, अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे, कहीं डाका तो नहीं डाला? डॉक्टर निकलसन ने हंसते हुए कहा, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है यार। इमरान ने बड़े फरियाद भरे लहजे में कहा, तो आ जाओ, मेरे पास ड्राइविंग की जगह खाली है। डॉक्टर निकलसन ने भी तरकी बातरकी जवाब दिया, कितनी गाड़ियां रोज़ खरीद सकते हो? क्योंकि जिस गाड़ी का मैं ड्राइवर हूँगा उसका एक ही दफ़ा सड़क पर निकलना नसीब होगा। इमरान ने जवाब दिया, अच्छा मैं रसीवर रख रहा हूँ। भाई तुम तो निकम्मे आदमी हो, मगर मेरा वक्त बहुत कीमती है। डॉक्टर निकलसन ने जिच होते हुए कहा, ओहो रसीवर ना रखना, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। ये बतलाओ कि क्या कोई ऐसी मशीन ईजाद कर ली गई है जिसे मसनूई बारिश बरसाई जा सके और आसमानी बिजली पैदा करके कंट्रोल किया जा सके? इमरान असल मतलब पर आ गया। फिलहाल ईजाद तो नहीं हुई, मगर इस थ्योरी पर रिसर्च हो रही है। क्यों, क्या बात है? इस बार डॉक्टर निकलसन के लहजे में संजीदगी के साथ हैरत भी शामिल थी। बफर्स महाल अगर ईजाद कर ली गई हो तो इस मशीन को ढूंढने का कोई तरीका है? इमरान ने पूछा। बफर्स महाल अगर ईजाद कर ली गई हो तो इस मशीन को ढूंढने का कोई तरीका है? हाँ, जहाँ वो मशीन फिट होगी उसका एग्जॉस्ट एरियल होगा जिसके ज़रिए वो बुखारात फ़िज़ा में तब्दील हो जाएंगे और वो एरियल खासी बुलंदी तक ले जाना होगा। इस एरियल से इस मशीन का पता चलाया जा सकता है। डॉक्टर निकलसन ने जवाब दिया। डॉक्टर निकलसन, आइडिया तो अच्छा है, मगर ये भी हो सकता है कि इस एरियल को टीवी एरियल की शक्ल दे दी गई हो और तुम्हें मालूम है कि टीवी एरियल को तो हर जगह जाल बिछा होता है।
عمران نے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو، یہ خیال تو مجھے نہیں آیا تھا، تو کیا کوئی تخریبی کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نکلسن نے سنجیدگی سے کہا، ایسا ہی سمجھ لو۔ عمران نے مبہم سے لہجے میں جواب دیا، اسے ٹریس کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فضا میں X11B5 گیس پھیلا دی جائے تو جس ایریل سے وہ بخارات نکلیں گے، اس ایریل کے سرے پر نیلے رنگ کے غبارے پھوٹتے نظر آئیں گے، مگر یہ گیس بے حد قیمتی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نکلسن نے کہا، بس ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی پیارے بچے، اب تم فلورا سے عشق لڑاؤ۔ تم نے بھلا کیا ریسرچ کرنی ہے جسے اتنا بھی علم نہیں کہ X11B5 گیس نہیں بلکہ موم بتی ہوتی ہے؟ عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر نکلسن نے کہا، ہمارے ہاں لائٹ جلانے کا ایک آلہ ہوتا ہے جسے گیس کہتے ہیں۔ اچھا بائے بائے، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر نکلسن نے واقعی ایک کام کی بات بتائی تھی کو وہ گیس خاصی قیمتی تھی، مگر ملکی سالمیت کے سامنے وہ کیا حقیقت رکھتی ہے۔ لائن ختم کر کے اس نے ڈاکٹر داور کو کال کیا اور ان سے گیس کے 2 سلنڈر فوری ہی طور پر مہیا کرنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر نے دوسرے دن کا وعدہ کیا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کیس حل کر لیا ہو۔ ایک دفعہ مجرموں کے اڈے کا پتہ چل جائے پھر وہ انہیں دیکھ لے گا۔ چنانچہ خوشی کے مارے اس کے منہ سے بے اختیار سیٹی نکل گئی۔ جولیا ٹیکسی سے اتری اور پھر سپر مارکیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آج بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تھا کہ شاپنگ ہی کر لی جائے۔ کافی عرصہ سے وہ کام کی زیادتی کی بنا پر شاپنگ سے محروم رہی تھی اور ہر عورت کی طرح شاپنگ جولیا کی بھی کمزوری تھی۔ اسے بھی شاپنگ کرنے میں انجانا سا لطف محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ سپر مارکیٹ میں داخل ہوئی وہ اچانک چونک پڑی۔ سامنے کاؤنٹر پر ایک ایسے آدمی کی نظر آ گیا تھا جسے وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ کافی عرصہ پہلے ایک کیس کے سلسلے میں اس کا واسطہ اس آدمی سے بڑھ چکا تھا۔ یہ فلیپر تھا، کافرستان سیکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ۔ اسے یہاں اس طرح دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلیپر اس طرح کھلے عام اس کے ملک میں شاپنگ کرتا پھرے گا، اور وہ بھی میک اپ کے بغیر۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی اور تفریح کی بجائے فرض کا احساس غالب آ گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ فوراً X2 کو فون کرے اور فلیپر کے متعلق اطلاع دے دے، مگر اس نے یہ خیال تل کر دیا۔ وہ پہلے فلیپر کی رہائش کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ X2 پر اپنی کارکردگی کا روپ ڈال سکے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے مڑی اور پھر سپر مارکیٹ سے باہر آ گئی۔ باہر موجود ایک خالی ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ کہاں چلنا ہے میڈم؟ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے بڑے معتمانہ لہجے میں پوچھا۔ جولیا نے پرس سے ایک بڑا سا نوٹ نکالا اور ڈرائیور کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک آدمی کا تعاقب کرنا ہے، کچھ گھریلو مسئلہ ہے۔ بے فکر رہیں میڈم، اس نوٹ کی موجودگی میں مسئلہ چاہے گھریلو ہو یا عاشقانہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور نوٹ جیب میں ڈال دیا۔ وہ آدمی ابھی سپر مارکیٹ سے باہر آئے گا، انتظار کرو۔ جولیا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور ڈرائیور خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کی ناظریں سپر مارکیٹ کے دروازے پر جم گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد سپر مارکیٹ کے دروازے پر فلیپر کی صورت نظر آئی۔ فلیپر نے باہر نکل کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھا پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ والا آدمی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے، جولیا نے اشارے سے ڈرائیور کو فلیپر سے روشناس کراتے ہوئے کہا۔ بہتر میڈم۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فلیپر سیدھا ایک سرخ رنگ کی سپورٹس کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر چند لمحوں بعد اس کار کو ایک ٹرن لے کر سیدھی ہو گئی اور مین روڈ کی تیز ٹریفک میں شامل ہو گئی۔ جولیا کی ٹیکسی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ڈرائیور بڑی ہوشیاری سے تعاقب کر رہا تھا۔ فلیپر کی کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی جب شہر سے باہر سنسان پہاڑیوں کی طرف جانے والی سڑک پر مڑی تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ یہ سڑک سنسان تھی اور اب اس پر صرف 2 گاڑیاں دوڑ رہی تھی، آگے فلیپر کی کار اور پیچھے جولیا کی ٹیکسی۔ جولیا نے تیزی سے پرس کھول کر ریوالور ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے ہو گئی تھی تیار۔ اسے صورتحال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ فلیپر اپنے تعاقب سے آگاہ ہو گیا ہے۔ ویسے دوسری صورت میں ممکن تھی کہ شاید فلیپر نے ان پہاڑیوں کے قریب ہی کہیں اڈا بنایا ہو۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی شہر سے کافی دور نکل آئی۔ دونوں کاروں کے درمیان کم از کم 2 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ آگے ایک تنگ موڑ تھا اور موڑ پر ہی ایک بڑا سا ٹیلا موجود تھا۔ فلیپر کی کار موڑ مڑتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر جولیا کی ٹیکسی جیسے ہی موڑ مڑی اچانک ایک فائر ہوا اور ٹیکسی لڑکھڑانے لگی۔ ڈرائیور نے جو گھریلو مسئلے کے خیال میں بڑے اطمینان سے گاڑی چلاتا رہا، بوکھلا کر فل بریکیں لگا دی اور ٹیکسی گھومتی ہوئی رک گئی۔ یہ کیا ہوا میڈم؟
ड्राइवर ने पीछे मुड़कर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, मगर इससे पहले कि जूलिया जवाब देती अचानक रिवॉल्वर की नाल उनके करीब आ गई। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोलियों से भून दूंगा। हाथ उठाकर बाहर निकल आओ। फ्लैपर ने जो कार से चंद कदम के फासले पर उन्हें कवर किए खड़ा था इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और सबसे पहले ड्राइवर हाथ उठाए बाहर निकल आया। सर, मोहतरमा ने मुझे कहा था घरेलू मसला है। ड्राइवर ने बुखलाते लहजे में फ्लैपर से मुखातिब होकर कहा, हाँ, जब तुम्हारी लाश इस वीराने में मिलेगी तो मसला वाकई ही घरेलू नौयत इख्तियार कर जाएगा। फ्लैपर ने तनसिया लहजे में कहा और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक लम्हे के लिए जूलिया ने सोचा कि फ्लैपर पर फायरिंग कर दे, मगर दूसरे लम्हे उसने ये ख्याल तर्क कर दिया, अगर फ्लैपर किसी मुजरिमाना नीयत से इस मुल्क में मौजूद है तो फिर उसे मज़ीद तफसीलात जाननी चाहिए। चनाचा उसने रिवॉल्वर अपने गिरीबान में डाला और फिर हाथ उठाए बाहर निकल आई। क्या बात है, तुमने हमें रोकने की कोशिश क्यों की है? मेरे पास कुछ ज़्यादा रकम नहीं है, जूलिया ने बड़े मासूम लहजे में कहा। फ्लैपर चंद लम्हे बगौर जूलिया को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में एक तेज चमक लहराई और मुस्कुराते हुए बोली, सूफिया, मैं तुम्हें पहचान गया। मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा तुम मुझे डॉज देकर निकल गई थी और मैं इस इंतकाम की कसक आज तक दिल में लिए फिर रहा हूँ। आज मैं दिल भर कर इंतकाम लूँगा। फ्लैपर के लहजे में अनजानी सी मुसर्रत थी। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा नाम सूफिया नहीं मार्गरेट है, जूलिया ने संजीदगी से जवाब दिया। नाम कुछ भी क्यों ना हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम खामोशी से मेरी कार की तरफ चलो। अगर तुमने कोई हरकत गलत करने की कोशिश की तो फिर मैं यहीं गोली मार दूंगा। फ्लैपर ने उसे हुक्म देते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं, तुम तो पागल हो, मेरा तुम्हारे से क्या वास्ता? अगर रकम चाहिए तो थोड़ी बहुत मेरे पास है, ले लो और जान छोड़ो। जूलिया ने चेहरे पर खौफ के तासुरात पैदा करते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूं वो करो। फ्लैपर ने इस बार इंतहाई करख्त लहजे में कहा और जूलिया चंद लम्हों तक कशमकश के अंदाज में खड़ी रही और फिर मुड़कर कार की तरफ चलने लगी। ड्राइवर अभी तक हाथ उठाए खड़ा था। फ्लैपर ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और दूसरे लम्हे उसकी उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की और साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ड्राइवर के सीधे सीने पर पेवस्त हो गई। ड्राइवर के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और वो सीना पकड़कर ढेर हो गया। ड्राइवर की चीख सुनकर जूलिया बेइख्तियार पीछे मुड़ी। उसने ड्राइवर को खून में लथपथ तड़पते देखा। बेगुनाह ड्राइवर की मौत पर उसका खून खोल उठा। उसके जहन से तमाम मुसलहतें एकदम से साफ हो गईं। उसने इंतहाई फुर्ती से गिरीबान में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला और फिर उससे पहले कि फ्लैपर संभलता, जूलिया ने फायर कर दिया और फ्लैपर के हाथ से रिवॉल्वर किसी कटी पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा और फ्लैपर ने बेइख्तियार अपना हाथ पकड़ लिया। हैंड्स अप, खबरदार, अगर कोई हरकत की तो यहीं भून दूंगी। जूलिया के लहजे में बेहद करख्तगी थी, आंखों में गुस्से की सुर्खी थी और फ्लैपर ने खामोशी से हाथ उठा दिए। दिल तो यही चाहता है कि इस बेगुनाह ड्राइवर की तरह तुम्हें यहीं भून दूं, मगर जूलिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मैं किसी फालतू आदमी को बर्दाश्त करने की आदी नहीं हूँ। फ्लैपर ने बड़े एतमीनान से कहा। इसके एतमीनान से साफ जाहिर था कि वो जूलिया की तरफ से कतई मुतमईन है। अच्छा, अब अपनी कार की तरफ चलो और देखो, अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुमसे ज्यादा दरिंदगी का सबूत दे सकती हूँ। जूलिया बड़े चुकन्ने अंदाज में खड़ी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि फ्लैपर जैसे आदमियों से किसी भी लम्हे कोई भी हरकत बैद नहीं है। फ्लैपर खामोशी से इसके करीब से गुजरकर कार की तरफ बढ़ गया। जूलिया रिवॉल्वर उठाए इसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वो दोनों कार के करीब पहुंचे, जूलिया ने उसे मजीद हदायत दी, ड्राइविंग सीट संभालो, और फ्लैपर खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जूलिया ने पिछली सीट संभाली। रिवॉल्वर का रुख बदस्तूर फ्लैपर की तरफ था। किधर चलो जाने मन? फ्लैपर ने बड़े आशिकाना लहजे में इग्निशन पर हाथ रखते हुए पूछा। उसके लहजे से छलकता हुआ गहरा इत्मीनान जूलिया के लिए तशवीश अंगेज था, मगर वो सिवाय चौकन्ना रहने के और क्या कर सकती थी। गाड़ी वापस मोड़ो, जूलिया ने करख्त लहजे में जवाब दिया और फ्लैपर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर उसे तेजी से मोड़ने लगा। गाड़ी जैसे ही एक टर्न खाकर मुड़ी तो फ्लैपर ने बैक व्यू से एक नज़र जूलिया पर डाली और दूसरे लम्हे उसने हाथ से गैर महसूस तरीके से डैशबोर्ड में लगे हुए एक छोटे से बटन को दबाया। बटन दबते ही एक तेज सरसराहट की आवाज़ गूंजी और दोनों सीटों के दरमियान एक शीशे की दीवार आ गई। जूलिया ने सरसराहट की आवाज़ सुनते ही ट्रिगर दबा दिया, मगर उसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली शीशे से टकरा कर नीचे गिर गई।
जूलिया ने बौखला कर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा भी जाम हो गया और इसके ओरिजिनल शीशे के सामने भी दरमियानी शीशे की तरह शीट गिर चुकी थी। अब जूलिया बेबस हो चुकी थी। इसी लम्हे उसने फ्लैपर को गला फाड़ कर कहका लगाते देखा। गोबंद शीशों की वजह से उसके कानों में कोई आवाज़ नहीं पहुंची थी, मगर फ्लैपर के दिल चलाने वाले एक्शन उसे साफ नजर आ रहे थे। फ्लैपर ने डैशबोर्ड पर मौजूद एक और बटन दबाया। अब उसकी आवाज़ जूलिया को साफ सुनाई देने लगी। क्या हाल है जाने मन? फ्लैपर का लहजा तस्दीक आमेज था। आंखें फतह और कामयाबी से चमक रही थी। बकवास बंद करो और फौरन कार रोक दो वरना, जूलिया ने झुंझलाते हुए लहजे में जवाब दिया। वरना के बाद भी वो भी रुक गई, क्योंकि दूसरी कोई सूरत नहीं थी। वरना तुम खुदकुशी कर लोगी, यही कहना चाहती हो ना? शौक से कर लो, मुझे कोई एतराज़ ना होगा, फ्लैपर ने चिढ़ाते हुए कहा। और जूलिया ने अपने जहन को ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि जोश की बजाय होश उसके लिए ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। इसकी कोशिश कामयाब रही और चंद मिनट बाद ही उसने बड़े एतमीनान से सीट की पुट से टेक लगा दी और बाहर रास्ते को गौर से देखने लगी। वो रास्ता याद रखने की कोशिश कर रही थी। कार का रुख इस वक्त शहर की तरफ ही था। इधर फ्लैपर ने जब देखा कि जूलिया बड़े एतमीनान से बैठी बाहर देख रही है, तो उसने दांत भींच लिए और फिर दूसरे लम्हे उसने डैशबोर्ड के नीचे हाथ डालकर एक लीवर खींच लिया और दूसरे लम्हे कार के पिछले दराजों और दरमियानी शीशे पर स्याह रंग का एक और शीशा चढ़ गया। अब जूलिया बाहर देखने से भी माजूर हो गई। फ्लैपर तेजी से कार चलाता रहा और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो हेडक्वार्टर पहुंच गया। कार वो अंदर लिए चला गया। दीवार के सामने जाकर उसने कार रोक दी और फिर नीचे उतरकर दीवार की जड़ में मौजूद एक दीवार के रंग का छोटा सा बटन दबाया। बटन दबते ही दीवार की एक तरफ हटती चली गई। अब अंदर एक खाली कमरा था। फ्लैपर दोबारा कार में बैठा और फिर वो कार स्टार्ट करके कमरे के अंदर चला गया। कमरे के ऐन दरमियान उसने कार रोकी और फिर डैशबोर्ड का एक खाना खोलकर उसने छोटा सा एक कैमरा नुमा आला निकाला। उसकी तार डैशबोर्ड के अंदर ही मुंसलिक थी। कैमरे नुमा आला की साइड में एक सुर्ख रंग का स्विच मौजूद था। उसने स्विच दबा दिया। स्विच दबाते ही कमरे का वो हिस्सा जिस पर कार मौजूद थी किसी जदीद तरीन लिफ्ट की तरह नीचे उतरना शुरू हो गया। तकरीबन 2 मिनट तक कार नीचे उतरती गई, फिर एक झटके से रुक गई। कार के रुकते ही फ्लैपर ने स्विच ऑफ करके आला दोबारा डैशबोर्ड में डाल दिया और स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। ये एक तवील मगर कुशादा राहदारी थी। कार इसमें खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थी। फिर राहदारी का मोड़ मुड़ते ही एक बंद दरवाज़ा आ गया, जिसके बाहर 2 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। जैसे ही फ्लैपर ने कार रोकी और इनमें से एक आदमी फ्लैपर की तरफ बढ़ा। फ्लैपर ने 2 उंगलियों में वी का निशान बनाया और फिर दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर उन्हें दिखाया। दूसरे लम्हे वो मुसल्ला आदमी मौतमाना अंदाज में पीछे हट गया और उसके पीछे हटते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया और फ्लैपर कार आगे बढ़ा गया। अंदर एक काफ़ी बड़ा हाल था जिसमें कम अज़ कम 20 मुसल्ला आदमी मौजूद थे। फ्लैपर ने कार हाल के दरमियान रोक दी और फिर स्याह शीशों और फायर प्रूफ शीशों का निज़ाम ख़त्म कर दिया और ख़ुद कार से बाहर निकल आया। जूलिया इसी तरह सीट से पुश्त लगाए खामोशी से बैठी थी। इस औरत को बाहर निकालो और इससे रिवॉल्वर ले लो, फ्लैपर ने अपने हामियों को हुक्म दिया। चनाचा तमाम मुसल्ला आदमी ने कार को घेर लिया। फिर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, जूलिया को बाजुओं से पकड़कर बाहर खींच लिया। दूसरे आदमी ने बड़ी फुर्ती से जूलिया की तलाशी ले ली, मगर जूलिया के पास कोई चीज़ नहीं थी। उसके पास रिवॉल्वर नहीं है बॉस, इस आदमी ने एक तरफ खड़े फ्लैपर से मुखातिब होकर कहा। अच्छी तरह देखो, रिवॉल्वर इसके पास मौजूद था, कार के अंदर भी चेक कर लो, फ्लैपर ने सख्त लहजे में कहा। और फिर एक आदमी ने कार के अंदर सीट के दरमियान फंसा हुआ रिवॉल्वर निकाल दिया। शाम का वक्त था। आसमान पर स्याह रंग के बादल तेजी से जमा हो रहे थे। इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों दानिश मंजिल की छत पर मौजूद थे। वसी अरीज छत के एक कोने में एक जदीद किस्म का हेलीकॉप्टर भी खड़ा था। छत के ऐन दरमियान में एक मजबूत स्टैंड पर एक काफ़ी बड़ा जार रखा हुआ था, जिसके साथ पंपनुमा आला फिट था। करीब बड़े रॉकेट जैसे 2 सिलेंडर भी मौजूद थे। इमरान एक सिलेंडर उठाकर इस जार के नीचे बने हुए खाने में रखा और इससे निचले खाने में दूसरा सिलेंडर भी फिट कर दिया। फिर इन दोनों के मुंह एक नलकी से मुंसलिक कर दिए। इस नलकी के दरमियान से एक ट्यूब निकल रही थी। इस ट्यूब का दूसरा सिरा उसने जार के नीचे मौजूद खाने में फिट कर दिया और फिर पंपनुमा आले का बटन दबाते हुए पंप ऑटोमेटिक तौर पर चलने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी लोहार की धोखनी चल रही हो। पंप के चलते ही सफ़ेद रंग के जार में तेज़ी से 2 दिया रंग की गैस भरनी शुरू हो गई और फिर चंद लम्हों बाद जाम के मुंह से गैस के बुलबुले बाहर निकलने लगे। अब चलो,
इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा और फिर वो दोनों भागते हुए हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। ब्लैक ज़ीरो ने पायलट सीट संभाली और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। जैसे ही पहली कॉप्टर बुलंद हुआ, इमरान ने इंतहाई ताकतवर लेंस की दूरबीन आंखों से लगा ली। पहले तो हेलीकॉप्टर सीधा बुलंदी की तरफ उठता चला गया। एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर ब्लैक ज़ीरो ने हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इमरान दूरबीन आंखों से लगाए बगौर नीचे देखने लगा। मकानों की छतों पर लगे हुए टेलीविजन एंटीना और छोटे छोटे टावर इसके मखसूस टारगेट थे। इमरान साहब, ज़रूरी तो नहीं कि ये बादल मसनूई तौर पर पैदा किए जा रहे हों, हो सकता है ये कुदरती हों और हम मुफ्त में गैस ज़ाया कर बैठें। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, आजकल हर चीज़ गैर ज़रूरी है, सिर्फ वक्फा बहुत ज़रूरी है। इमरान ने बदस्तूर नीचे देखते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दिया। इसके कानों में पॉपुलेशन प्लानिंग बोर्ड का स्लोगन वक्फा बहुत ज़रूरी है गूंजने लगा। हेलीकॉप्टर शहर का चक्कर लगाने लगा। इमरान बड़े गौर से जायजा ले रहा था, मगर अभी तक कहीं से भी उसे नीले रंग के बुलबुले उड़ते दिखाई नहीं दे रहे थे। इमरान ने एक लम्हे के लिए दूरबीन आंखों से हटाकर घड़ी पर निगाह डाली और तवील सांस लेकर दोबारा दूरबीन में आंखों से लगा ली। उसे अच्छी तरह एहसास था कि जो गैस वो इन बुलबुलों को ट्रेस करने में इस्तेमाल कर रहा है वो बेहद कीमती है और शायद 1 साल तक मजीद वो एक सिलेंडर भी हासिल न कर सके, मगर मुल्क की सलामती के लिए ये रिस्क ले रहा था। आसमान पर गहरे बादल छा चुके थे। इमरान साहब, हो सकता है मुजरिम हमारे हेलीकॉप्टर को मुस्लिम बिजली का निशाना बना दे। ब्लैक ज़ीरो को एक और ख्याल आ गया। होने को तो ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें उठाकर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दूं। आज तुम्हारी अकल कहीं घास चरने गई है। कहीं तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे हेलीकॉप्टर में आसमानी बिजली से बचने का निज़ाम मौजूद है। फिर हो सकता है कि गिरदान तुमने लगा रखी है। इमरान ने इस बार कदरे तलख लहजे में जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो जैसे घड़ों पानी में पड़ गया। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो ऐसे सवाल क्यों कर बैठा है, जबकि उसे खुद भी अच्छी तरह मालूम था कि हेलीकॉप्टर में ऐसा निज़ाम मौजूद है जिसकी मौजूदगी में हेलीकॉप्टर पर आसमानी बिजली नहीं गिर सकती। शुरू में तो हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर परवास करता रहा, फिर इमरान के कहने पर ब्लैक ज़ीरो ने उसे नीचे ले आया और अब वो बहुत कम बुलंदी पर परवास करने लगा। उन्होंने शहर के सैकड़ों चक्कर लगाए थे, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। वापस चलो ब्लैक ज़ीरो, हम नाकाम हो चुके हैं। वाकई ही ये बादल कुदरती हैं। इमरान एक तवील सांस लेकर दूरबीन आंखों से हटाते हुए ब्लैक ज़ीरो से कहा और ब्लैक ज़ीरो ने हेलीकॉप्टर का रुख दानिश मंजिल की तरफ मोड़ दिया। इमरान ने आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगा दी और किसी गहरी सोच में डूब गया, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि हेलीकॉप्टर का एक जोरदार झटका लगा। उसने आंखें खोलकर ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखा तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ? इमरान ने पूछा। हेलीकॉप्टर का इंजन ख़राब हो गया है सर, कोई चीज़ इंजन में लगी है। ब्लैक ज़ीरो ने मुख्तलिफ बटन दबाते हुए कहा और इसी लम्हे इंजन में गड़गड़ाहट की नामानूस सी आवाज़ गूंजने लगी और हेलीकॉप्टर तेज़ी से अपनी बुलंदी खोने लगा। ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी भी लम्हे किसी बुलंद इमारत से टकराकर तबाह हो जाएगा। इमरान ने फुर्ती से आगे बढ़कर कंट्रोल निज़ाम को खुद चेक करना चाहा, मगर इसी लम्हे डायल पर सुर्ख रंग का एक बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा और हेलीकॉप्टर में आग लगने वाली है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर नीचे देखने लगा। इस वक्त इनका हेलीकॉप्टर खासा नीचे आ चुका था, मगर फिर भी अगर वो यहाँ से कूदते तो उनकी हड्डियों का सुरमा बन जाता और अगर हेलीकॉप्टर में चंद लम्हे और रह जाए तो तब भी हेलीकॉप्टर के फटने के साथ ही उनके जिस्म सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाते। चूंकि उनके सहन में खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वो पैराशूट भी अपने साथ नहीं लाए थे और इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों हर लिहाज से मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। अगर वो हेलीकॉप्टर से कूद जाते तब भी मौत उनका इस्तकबाल करती और अगर ना कूदते तब भी हेलीकॉप्टर के फटने के साथ साथ मौत के जलवे में पहुंच जाते। हेलीकॉप्टर का खतरे वाला बल्ब बदस्तूर जल बुझ रहा था और हेलीकॉप्टर लम्हा बलम्हा नीचे होता चला जा रहा था। बल्ब जलने के बाद तो वो ये भी इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि हेलीकॉप्टर जब ज़मीन के करीब पहुंचे तो वो नीचे कूद जाए। ब्लैक ज़ीरो इमरान की तरफ देख रहा था कि इमरान इस सूरत हाल से कैसे निपटना है। इधर सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी थी कि इमरान की रेडीमेड खोपड़ी भी जवाब दे गई थी। ऐसा महसूस होता था कि आज मौत इन दोनों का मुकद्दर बन चुकी है। हेलीकॉप्टर की हालत भी लम्हा बालम्हा बिगड़ती जा रही थी। इमरान के सहन में एक लावा सा उबल रहा था। आखिर उसने अंधा जुआ खेलने का फैसला कर लिया। हेलीकॉप्टर फटने के साथ तो मौत से बचने का 1% भी चांस नहीं था। अलबत्ता नीचे कूद जाने में शायद कोई उम्मीद हो सकती थी, इसलिए इमरान ने नीचे कूद जाने का फैसला किया और फिर इसने ब्लैक ज़ीरो को इशारा किया
اور پھر ایک لمحے سے بھی کم مدت میں وہ دونوں ہیلی کاپٹر کے دروازے کھول کر نیچے کود گئے۔ نیچے کودتے ہی وہ دونوں کسی بھاری بھرکم پتھر کی طرح سر کے بل تیزی سے نیچے گرتے چلے گئے۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں سورج طلوع ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر سے تھوڑی دور آگے جا کر ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور پھر وہ تیر کی طرح نیچے گرتے چلے گئے، جہاں اندیکھی موت ان کے استقبال کے لیے بازو پھیلائے موجود تھی۔ سفیر، ڈاکٹر براؤن اور فلیپر تینوں اپنی جان بچانے کے لیے دروازے سے باہر نکل گئے اور فلیپر نے دروازے باہر سے بند کر دیے۔ ان دونوں کو بم مار کر ختم کر دو، سفیر صاحب نے اپنے کپڑے چھاڑتے ہوئے انتہائی غصے لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے یہ نوجوان انتہائی خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر براؤن نے سفیر صاحب کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا، مگر فلیپر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور ایک منجا ہوا جاسوس تھا۔ اسی لمحے اس کا ذہن کسی بھی جذباتی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نوجوان اور غیر ملکی لڑکی سے بہت کچھ اگلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی ایسی معلومات مل جائے جس سے ان کے مشن کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جولیا کا ریاض سراپا اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ایسی سڈول اور خوبصورت جسم رکھنے والی عورت اس کی زندگی میں کم ہی آئی تھی، اور فلیپر اس معاملے میں بے حد ہوس پرست واقع ہوا تھا۔ وہ اتنے حسین جسم کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کی تجویز کی تائید کرنے کی بجائے اس نے جواب دیا، سر، اگر آپ میری بات مانیں تو ایک ایسی ترکیب ہے کہ یہ دونوں قابو میں آ سکیں۔ ہم ان سے تمام باتیں اگلوا کر پھر انہیں ختم کر دیں گے۔ وہ کیا؟ سفیر صاحب اور ڈاکٹر براؤن نے بیک وقت سوال کیا۔ ہم بے ہوش کر دینے والی گیس ان کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بے ہوشی کے عالم میں انہیں اچھی طرح باندھ لیا جائے گا اور پھر یہ میرا کام ہے کہ میں ان دونوں سے تمام راز اگلوا لوں۔ فلیپر نے تجویز پیش کی۔ کیا ضرورت ہے راز اگلوانے کی؟ دونوں کو ختم کر دو تاکہ یہ دھندا ہی ختم ہو جائے، سفیر صاحب نے جواب دیا۔ سر، اس لڑکی کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ اصل مسئلہ نوجوان کا ہے۔ اس نے یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے آپ کے پیے کا روپ دھارا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے دفتر کو ملوث سمجھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ یہی ہو جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر ہے اور ہم نے لا علمی میں اس آدمی کو ختم کر دیا تو ہم یقیناً نقصان میں رہیں گے۔ اپنے آدمیوں کے یوں اچانک گم ہو جانے کی صورت میں ایک تو ان لوگوں کو معاملے کا یقین ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ بے حد چوکنے ہو جائیں گے۔ اگر اس نوجوان سے راز اگلوا لیے جائیں تو ان کی بدولت صحیح صورتحال کا علم ہو جائے، اور پھر ان معلومات کی روشنی میں ہم اپنے آئندہ اقدامات مرتب کر سکیں۔ فلیپر نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ بہرحال اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ان دونوں کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، اور ڈاکٹر، تم فوری طور پر مین آپریشن شروع کرو۔ اب زیادہ دیر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، سفیر نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، میں آپریشن کے لیے ابھی مجھے 2 دن لگیں گے، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ بہرحال 2 دن بعد مین آپریشن شروع ہو جانا چاہیے، اور ڈاکٹر، اس دوران تم باقاعدہ صورتحال کا آبزرو کرو، کیونکہ فلیپر کی بات سے مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم مشکوک ہو چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دن سے پہلے ہم ہی چیک کر لیے جائیں، سفیر نے ڈاکٹر براؤن کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، میرے آدمی تمام شہر کو چیک کر رہے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ میری مشین کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ کیا مطلب کہ آپ کی مشین کو آپریشن سے پہلے چیک کیا جا سکتا ہے؟ سفیر صاحب نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں سر، ایک ہی صورت ہے کہ فضا میں X11B5 گیس پھیلا دی جائے۔ اس گیس کی موجودگی میں اگر آپریشن شروع ہو گیا تو ہمارا کنٹرول ایریل فوراً چیک ہو جائے گا، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ اور پھر تم ضرور چیک کرو، میں اب جا رہا ہوں۔ اس نوجوان کے متعلق مجھے فوراً رپورٹ دو، سفیر نے کہا، اور پھر وہ ہال کی طرف چل دیے۔ ڈاکٹر براؤن انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد فلیپر نے ایک آدمی کو گیس جار لانے کا حکم دیا، اور چند ہی منٹ بعد گیس جار مہیا کر دیا گیا۔ فلیپر نے جار کا منہ کی ہول کے منہ سے لگایا اور ڈاٹ نکال کر اس میں ڈال دیا اور پوری قوت سے کی ہول کے ساتھ دبا دیا۔ گیس جار سے نکل کر کمرے میں پھیلنے لگی، اور فلیپر کو معلوم تھا کہ یہ گیس انتہائی زور اثر ہے اور 2 آدمیوں کو بے ہوش کرنے کے لیے آدھا سلنڈر ہی کافی ہے، مگر وہ ٹائگر کی صلاحیتوں سے مروب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جار اس وقت تک کی ہول سے علیحدہ نہیں کیا جب تک جار میں موجود تمام گیس کمرے میں داخل نہیں ہو گئی۔ جار علیحدہ کر کے اس نے ایک لمحے کے لیے بغور انہیں دیکھا اور اطمینان کی ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔
और फिर वो ऑटोमेटिक लॉक का बटन दबाकर एक तरफ हट गया। चंद मिनट बाद कमरे से गैस खारिज हो गई। इन दोनों को उठाकर डार्क रूम में ले चलो, आज मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं बोलते। फ्लैपर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और फिर 4 मुसल्ला आदमी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने इन दोनों को कंधों पर लादा और फिर फ्लैपर के पीछे चलते हुए डार्क रूम में पहुंच गए। डार्क रूम में एक खासा कुशादा कमरा था और इसमें अजियत रसानी की जदीद तरीन आलात मौजूद थे। फ्लैपर के हुक्म पर इन दोनों को अलहदा सतूनों के साथ अच्छी तरह जकड़ लिया। तुम 4 आदमी स्टेन गने लेकर कमरे की चारों करवटों में फैल जाओ। फ्लैपर ने इनमें से 4 आदमियों को हुक्म दिया और इन चारों ने फौरी तौर पर हुक्म की तामील की। अब फ्लैपर के पास 2 आदमी बाकी रह गए। फ्लैपर एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी में से सब्ज रंग की एक छोटी सी शीशी निकाली और फिर उसने उसका ढक्कन खोलकर बारी बारी टाइगर और जूलिया की नाक से लगा दिया। चंद मिनट तक ऐसा करने के बाद उसने शीशी का मुंह बंद किया और उसे साथ खड़े आदमी के हाथ में दे दिया। शीशी हटाए चंद ही मिनट गुजरे थे कि टाइगर और जूलिया दोनों को होश आ गया। चंद लम्हों तक वो दोनों खाली खाली नजरों से सामने देखते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका शऊर बेदार होता चला गया। टाइगर ने गैर इरादी तौर पर इधर उधर देखा तो उससे करीब के सतून से जूलिया भी बंधी हुई नजर आ गई। नौजवान, मेरी बात सुनो, फ्लैपर ने कदरे करख्त लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। क्या बात है? टाइगर ने बेहद मुतमईन लहजे में जवाब दिया। तुम अपने मुतल्लिक सही सब कुछ तफसील से बता दो तो तुम्हारी जान शायद बच जाए, वरना मैंने आज तुमसे ज़बरदस्ती सब कुछ उगलवाने का फैसला किया है। जो अब तो तुमने बहरहाल जवाब तो देने ही हैं, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपने आप को भयानक अजियत से बचा लो। फ्लैपर ने उसे मशवरा देते हुए कहा, तुम्हारे हमदर्दाना मशवरे का बेहद शुक्रिया। मेरा नाम अर्जुन है और मैं सफ़ीर साहब का पीए हूँ। न जाने सफ़ीर साहब को मुझ पर क्यों शक हो गया। बाकी ही कमरे में लड़ाई वाली बात तो मैं इस लड़की की बर्बरियत का शिकार होता देखकर बर्दाश्त न कर सका, इसलिए उलझ पड़ा। ये ही असल बात है। अगर तुम इस पर यकीन कर लो तो बेहतर है, वरना दूसरी सूरत में जो तुम्हारी मर्जी आए कर लो। टाइगर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, टेढ़ी उंगलियों के किए बगैर घी नहीं निकलेगा। फ्लैपर ने तंजिया लहजे में जवाब दिया और साथ खड़ा आदमी से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, तरकीब नंबर 4 इस्तेमाल करो। दूसरा आदमी इसका हुक्म सुनते ही तेजी से मुड़ा और फिर उसने अलमारी खोलकर एक खंजर और एक छोटी सी शीशी उठाई और लाकर फ्लैपर के हाथ में दे दी। फ्लैपर ने बड़े एतमीनान से खंजर हाथ में थाम लिया। एक लम्हे तक बड़े तंजिया अंदाज में उसकी धार पर उंगली फेर कर टाइगर को दिखाता रहा और फिर कदम उठाकर टाइगर के करीब आया। इसने बड़े एतमीनान से टाइगर के बाजू से कमीज एक झटके से फाड़ी। दूसरे लम्हे उसने खंजर की नोक टाइगर के बाजू में घुसेड़ दी। टाइगर ने दांत भींच लिए। फ्लैपर ने खंजर बाहर निकाला तो खून की धार जख्म से बाहर रेंग आई। फ्लैपर ने उंगली पर खून के चंद कतरे उठाए। एक लम्हे तक उन्हें देखा, फिर उसने उन कतरों को टाइगर के मुंह पर छटक दिया। उसके एतमीनान से साफ जाहिर था कि वो अजियत पसंदी में बेहद लुत्फ ले रहा है। खंजर उसने अपने आदमी के हाथ में पकड़ा दिया और फिर उससे वो छोटी सी शीशी लेकर उसका ढक्कन खोला और मुस्कुराती हुई नजरों से एक बार टाइगर की तरफ देखा और शीशी में मौजूद स्याह रंग के सियाल के चंद कतरे टाइगर के जख्म पर उंडेल दिए। स्याह रंग के सियाल के जख्म पर पड़ते ही वहां से धुआं सा उठने लगा और टाइगर के मुंह से बेइख्तियार सिसकी सी निकल गई। अब फ्लैपर एक तरफ एतमीनान से खड़ा बगौर टाइगर को देख रहा था। जूलिया की नजरें भी टाइगर पर जमी हुई थी। जाहिर है जूलिया का टाइगर से कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि वो इसकी असलियत को नहीं जानती थी, मगर फिर भी उसे इस नौजवान से हमदर्दी जरूर थी। इस नौजवान ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे जलील होने से बचा लिया था। एक लिहाज से जूलिया की जिंदगी इस नौजवान की मरहून मिन्नत थी, क्योंकि जूलिया अपने दिल में अटल फैसला कर चुकी थी कि अगर फ्लैपर ने उसे बेआबरू कर दिया तो वो आज़ाद होते ही सबसे पहला काम यही करेगी कि खुदकुशी करेगी। मगर हमदर्दी के बावजूद इस नौजवान की अमली तौर पर मदद करने से कासिर थी। वो खुद बेबस हुई खड़ी थी। स्याह स्याल के जख्म पर पड़ते ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म में खून की बजाय पारा दौड़ रहा हो। खून की रवानी लम्हा बलम्हा तेज से तेज तर होती चली जा रही थी और टाइगर के पूरे जिस्म में शदीद तरीन ऐंठने हो रही थी। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे उसकी रगें खून के दबाव की वजह से बढ़ जाएंगी। टाइगर का चेहरा खून की तेजी की वजह से लम्हा बलम्हा सुर्ख से सुर्खतर होता चला जा रहा था। आंखें जैसे फटने के करीब थी। टाइगर का दिल चाह रहा था कि वो जोर से चीखे मारे, वरना उसे दिल घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो एक अलमिनाक असाब में मुब्तला था और अब वो बुरी तरह हाँप रहा था।
इसका सीना बड़ी तेजी से फूल और पिचक रहा था, मगर टाइगर अब तक अपनी बेपनाह कुव्वत इरादे से ये सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा था। मगर उसे महसूस हो रहा था कि वो चंद लम्हे बाद इस आसाब को मज़ीद बर्दाश्त करने से कासिर हो जाएगा। इसका गला खुश्क होकर ईंट किया था और प्यास की हलब अब जानलेवा साबित हो रही थी। फ्लैपर एक तरफ खड़ा बड़े एतमीनान से यह सब देख रहा था। टाइगर की जिस्मानी हालत देखकर उसकी आंखों में चमक बढ़ती चली जा रही थी, मगर उसके साथ टाइगर की बेपनाह कुव्वत इरादी का दिल से कायल हो गया था। बड़े से बड़ा जीदार शख्स भी इस दवा के रिएक्शन को चंद लम्हों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौजवान, अब भी वक्त है सब कुछ बतलाने का। फैसला कर लो वरना तुम्हारा दिल चंद लम्हों बाद फट जाएगा। फ्लैपर ने टाइगर से मुखातिब होकर तसीक आमेज लहजे में कहा, मगर टाइगर खामोश था। ऐसा महसूस होता था कि उसका हलक इस हद तक खुश्क हो गया है कि वो अब बात करने के भी काबिल नहीं रहा। अब टाइगर के दिमाग में आंधियां सी चलने लगी और टाइगर को महसूस हो गया कि चंद लम्हों बाद वाकई ही वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अचानक उसके सीने की घुटन नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। फिर तो जैसे चीखों का तांता बंद किया। टाइगर के मुंह से निकलने वाली चीखें इतनी कर्बनाक थी कि जूलिया को पसीना आ गया। अब टाइगर के हलक से लाशऊरी तौर पर चीखें निकल रही थी। उसकी आंखें वाज़ेह तौर पर बाहर निकल आई थी और चेहरे का गोश्त हर जगह से फड़क रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे टाइगर का जिस्म किसी हवा भरे गुब्बारे की तरह फट जाएगा। जूलिया इतनी अजियत बर्दाश्त न कर सकी, चनाचा वो चीख उठी। दिखते ही, रुको कमीने कुत्ते, उसे बचा लो। एक इंसान तुम्हारे सामने मर रहा है और तुम खड़े मुस्कुरा रहे हो। बचा लो उसे, मैं उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहतरमा, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ना करो, अपनी आंखें बंद कर लो और तुम भी इसी अजियत से गुजरने की तैयारी कर लो। अभी चंद लम्हों बाद ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होने वाला है। फ्लैपर ने बड़े तमस्खराना लहजे में कहा। नौजवान, अगर तुम सब कुछ बुतलाने का फैसला कर चुके हो तो अपना सर असबात में हिला दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फ्लैपर ने इस बार टाइगर से मुखातिब होकर कहा, मगर दूसरे लम्हे फ्लैपर के साथ साथ जूलिया भी हैरत से चौंक उठी जब उसने टाइगर का सर असबात की बजाय नफी में हिलते देखा। फ्लैपर की आंखों में गुस्से और शिकस्त के आसार ऊपर आए। इधर जूलिया इस नौजवान की बहादुरी और उलुल अज़मी की पूरी तरह कायल हो गई। फ्लैपर ने जब टाइगर का सर नफी में हिलता देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसने टाइगर के जख्म पर जोर जोर से फूंके मारनी शुरू कर दी। इसकी पहली फूंक मारते ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी बुलंद मकाम से नीचे गहराई में गिर रहा हो। उसके खून का उबाल मदम पड़ना शुरू हो रहा था। शायद ये फ्लैपर के मुंह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का असर था। फ्लैपर तकरीबन 2 मिनट तक मुसलसल टाइगर के जख्म पर फूंके मारता चला गया और टाइगर की हालत तेजी से मामूल पर आती चली गई। जब फ्लैपर ने फूंके मारना बंद की तो टाइगर रिएक्शन की वजह से बेहोश हो चुका था। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई थी। मैंने तुम्हारी बात मानकर इसकी जिंदगी बचा ली है। अगर मैं चंद लम्हे और फूंके ना मारता ये शख्स अब तक मर चुका होता। फ्लैपर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। फिर अब तुम क्या चाहते हो? जूलिया ने सपाट लहजे में कहा। बेहतर तो ये है कि तुम अब सब कुछ बतला दो, वरना यही अमल अब तुम पर दोहराया जाएगा और यकीन रखो कि मैं कतई नहीं बचाऊंगा। फ्लैपर ने इस बार जूलिया की तरफ बढ़ते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon